ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे वाली शीट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको रीड आउट करें ज़रा। ये क्वेश्चन हमारा एरर एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। उसने 3-4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टिक वन बॉक्स टू इंडिकेटर वेदर द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रिड्यूसेस रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और नाइदर। द फर्स्ट रो हैज़ बीन completed as an example. So if we read from the second row, averaging many readings of the time taken for ball to roll down a slope. जब आप एवरेज लेते हो तो आपको कौन सा एरर मिनिमाइज हो जाता है? आइदर इस रैंडम एरर मिनिमाइज होता है, इट्स सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज होता है, या कुछ भी नहीं होता, रैंडम होता है। रैंडम एरर आपका मिनिमाइज होता है, वो हमेशा एवरेजिंग से मिनिमाइज होता है। और सिस्टमैटिक एरर कैसे मिनिमाइज होता है? आपको ज़ीरो करेक्शंस करनी पड़ती हैं, आपको वो एरर एलिमिनेट करना पड़ता है। जो रैंडम एरर है वो कभी एलिमिनेट नहीं होता, वो मिनिमाइज होता है। ठीक है। यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एन एमीटर, एमीटर की जो स्केल है वो दैट इज लीनियर, मीन्स दैट कि डिफ्लेक्शन एंड करंट दे आर रिलेटेड विद दैट, दे आर नॉट रिलेटेड विद दिस वन, they are not related with curved. इससे कोई एरर मिनिमाइज होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट कि इफ द पॉइंट ऊपर नीचे आ रहे हैं देन दे आर रैंडम एरर। तो बेस्ट फिट लाइन आप ड्रॉ करते हो, लेकिन वो ऐसा उसने रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, ग्राफ का जिक्र उसने नहीं किया। वो कहते हैं यूजिंग अ लीनियर स्केल टू एन एमीटर, सो इट विल नॉट हेल्प टू रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस करते हैं या सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करते हैं। रैंडम एरर के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर बेस्ट फिट लाइन। सिस्टमैटिक एरर के लिए आपको ज़ीरो करेक्शन करनी पड़ती है। तो जो स्केल है एमीटर के ऊपर वो आपको हेल्प आउट नहीं करता इसमें। ठीक है, ओके। कहता है करेक्टिंग फॉर नॉन जीरो रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज इज क्लोज्ड। ये कौन सा एरर ठीक करता है? एक ही बच्चा बोलेगा, एनीवन एल्स? सिस्टमैटिक एरर। आप जीरो करेक्शंस में चले जाते हैं आप इसमें। ठीक है। सो आपको बेसिकली थोड़ा सा फ्लेवर दिया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फेस। मरियम बेटा आप लेट हैं क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लेट। सॉरी सर। अच्छा चलें। द मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, द रीडिंग्स आर फाउंड टू वेरी। ये आपके सामने one reading is 10.0, the other is 10.1, then 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. It's just like that. ये देखें, जब आप लेट इन होते हैं तो फिर ये मामला ही करने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ करें ताकि मोमेंटम कायम रहे। जो बच्चे पहले आए दे डिज़र्व कि उनको मैक्सिमम जो है वो टाइम मिल जाए क्लास का। अच्छा, ये हमारे पास एरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इफ़ यू सी माई नोट्स शीट रिलेटेड टू सिस्टम एंड सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, उसके ऊपर ये पैटर्न्स गिवन है। वो कहता है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इज 10.1। दिस इज द ट्रू वैल्यू, यहाँ पर है ट्रू वैल्यू आपकी। ठीक है। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज लेते हो तो वो काफ़ी सारा डेविएटेड रिजल्ट होगा। आप सबको ऐड करके एवरेज ले लें और इसको प्लॉट करें इस जगह किसी जगह पे। State how the reading on figure 1.1 shows the presence of systematic error. कैसे पता चल रहा है कि systematic error? Say again. 10.0 पे भी रीडिंग आ रही है। 10.0 पे भी रीडिंग आ रही है। तो इससे कैसे पता चला कि ये सिस्टमैटिक एरर है इसमें? देखो 10 पे रीडिंग है, 10.2 है, 10.4 पे भी रीडिंग है। रीडिंग तो आप ले रहे हैं और आगे पीछे रीडिंग आ रही हैं। ये तो कंफर्म है कि रैंडम एरर है। देखो ये तो कंफर्म है
कि रैंडम एरर जो होता है उसमें आपकी जो रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के राइट लेफ्ट दोनों साइड्स पे चल रही होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एरर. तो देयर इज़ अ रेंज ऑफ रीडिंग विच फॉल्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्रू वैल्यू. वो तो रैंडम एरर है. सिस्टमेटिक एरर ये है कि अगर आपका जो रीडिंग है या जो ट्रू है वो सेंटर्ड नहीं है. आप अगर यहाँ पर अगर आप होते और आपकी राइट पे लेफ्ट पे जाती तो हम कहते हैं कि जी ये तो रैंडम एरर था, इस पे पॉजिटिव भी वैल्यूज़ आ रही हैं और नेगेटिव भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, या इंक्रीजिंग वैल्यूज़ भी आ रही हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू भी आ रही हैं. लेकिन अब देखा गया है कि एक तरफ ही वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं. इसका मतलब है कि आपके पास सिस्टमेटिक एरर है. इस चीज़ को आप ऐड ऑन कर लें अपने नोट्स के अंदर. इफ़ द वैल्यूज़ आर नॉट सेंटर्ड, द ट्रू वैल्यू इज़ नॉट सेंटर्ड, ठीक है, और all readings are not lying equally on the right and left side of the true value. All readings are not lying equally on right left side of true value. इसके बीच में मैं क्लास में फेस टू फेस पे भी बात करूंगा. व्हाट इज द एविडेंस फॉर द रैंडम एरर? रैंडम एरर में हमारे पास क्या एविडेंस है? Range of readings, sir. The readings are distributed on the right and left side of the true value, ठीक है. Readings are distributed या spread around right and left of true value. Sir, Yes बेटा बोले. sir, can we say that they're inaccurate and not precise? Precise. एक मिनट ज़रा मुझे उस पर जाने दें दोबारा. अच्छा, इसमें ऐसा है कि बेटा आप नाम बोलेंगे, अपना नाम क्या था आपका? Sir, Mariam Asad. मरियम असद. बेटा इसका ये होता है कि आपने एक्यूरेसी देखना है. इफ़ द ट्रू वैल्यू इज़ ट्रू वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इनमें कितना फ़र्क है, अच्छा. फिर वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है. और इस वक्त चूंकि ये क्लोज हैं, यू कैन से इट इज़ अ प्रीसाइज. बहुत ज़्यादा गैप नहीं है और एक सर्टन गैप के साथ ही है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दिस रीडिंग इज़ 1 2 3 4 5 पॉक्स, दिस इज़ 5 पॉक्स, 5 5 5 5. तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है आप उसको कह सकते हो ये प्रीसाइज है. 1/10 ऑफ अ टाइम इंटरवल है, ठीक है. तो प्रीसाइज कह सकते हैं आप. एक्यूरेट के लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी. Thank you. ओके. अच्छा, मेरी बेसिकली लाइट नहीं है, मैं तो अंधेरे में बैठा हूँ इस वक्त. मुझे भी कुछ चीज़ें और गौर से देखनी पड़ रही हैं. अच्छा, अब आगे चलते हैं. State the expected changes for experimental measurements that are more accurate. एक्सपेक्ट चेंज क्या मोर एक्यूरेट हो, रीडिंग मोर एक्यूरेट हो. आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास आ जाए तो वो आप कह सकते हैं कि वो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है. मोर प्रिसाइज क्या है, अगर उनके बीच में दे आर वेल स्प्रेड अराउंड, उनकी रेंज ठीक है और उनके बीच में जो गैप्स हैं वो कम है, एंड देन दे आर कॉल्ड मोर प्रिसाइज. आप मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं और एक्यूरेट के लिए आप ज़ीरो एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे ऊपर आपने कहा है
कि ज़ीरो एरर सिस्टमेटिक एरर है, तो यू जस्ट रिमूव द ज़ीरो एरर, आपकी रीडिंग मोर एक्यूरेट हो जाएगी। मोर प्रिसाइज में क्या है कि आप बेस्ट फिट ग्राफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और जिसका लीस्ट काउंट कम हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। बेस्ट फिट ग्राफ जो वो मोर प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता, वो बेसिकली आपके रैंडम एरर को एलिमिनेट करता है। मोर प्रिसाइज के लिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। जैसे आपके पास एक स्टॉप वॉच है, वो 10.2 मेजर कर रही है सेकंड, और आपके पास एक स्टॉप वॉच है जो 10.02 मेजर कर रही है, सो दैट गिव्स यू मोर प्रिसाइज। उसका लीस्ट काउंट जिसका ज़्यादा होगा वो आपको मोर प्रिसाइज वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, ये किस पेज पे हम, ओके जी। कहता है सेकेंड रो रैंडम एरर थर्ड, ये तो हमने उसका आंसर निकाला जो हमारे पास पहले था। सिस्टमेटिक एरर है, पीक वैल्यू, ये उसकी मार्क्स की में जो क्वेश्चन अभी हमने किया है। रीडिंग हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज अराउंड द पीक वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज मूव टूवर्ड्स टू द ट्रू वैल्यू। आप यानी ज़ीरो एरर रिमूव करें तो वो दैट मूव टूवर्ड्स द ट्रू वैल्यू। लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर, शार्प पीक्स प्रिसाइज हैं, अगर आपका लीस्ट काउंट कम होगा तो देन द लाइन विल मूव टूवर्ड्स क्लोजर टुगेदर। यानी जो हमने आंसर किए हैं दे आर ऑल्सो करेक्ट। ये उसका अनदर वर्जन है। क्लोजर तब होते हैं जब आपका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा होगा, सॉरी जो लीस्ट काउंट होगा वो कम होगा, तो फिर आपकी लाइन जो है वो क्लोजर आएंगी इसमें। अ मेटल वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 0.3 mm। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है इसके लिए? अगर आपने डायमीटर निकालना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है? वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज? माइक्रोमीटर, कौन सा बेस्ट है दोनों में? स्क्रू गेज। स्टेट व्हाट इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ, ये हमने बता दिया माइक्रोमीटर है। स्टेट how the instrument is in A is checked so as to avoid systematic error in the measurement। पहले ये दोनों, पहले एक है ना, how it should be used to find the diameter of the wire। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि टेक द डायमीटर, आप ऐसा नहीं कह सकते तो टेक डिफरेंट रीडिंग्स एंड देन टेक द एवरेज। आप इसको कहोगे टेक डायमीटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायर, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन ऑफ द वायर एंड देन टेक द एवरेज। टेक मेजरमेंट्स from different positions and then take the average। Take the average। State how the instrument is checked so that to avoid a systematic error in the measurement। आपने माइक्रोमीटर को कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर जो है वो नहीं है। सिस्टमैटिक एरर जो ज़ीरो एरर होता है वो नहीं है। रिप्लाई करें भाई बेटा, एक 2 या 3 बच्चे खाली रिप्लाई कर रहे हैं। सर ये कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को। अयान आप रुक जाए। एनीवन एल्स? अयान और मरियम ये दोनों रुक जाएं। एनीवन एल्स? कैसे चेक करें कि भाई ज़ीरो एरर है या नहीं है? Sir, we have to fully close the micrometer and check if it is giving a reading or not। सर हम दोनों स्केल्स को फुली क्लोज करेंगे अगर तो उनके जो लास्ट वो फर्स्ट के रीडिंग 0 पे मैच कर रही है तो इसका मतलब ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वो 0 पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ज़ीरो। शाबाश। अब ये दोनों बच्चे जो, इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं इसको चेक किया हुआ है माइक्रोमीटर को। आप एक जनरलाइज सा आंसर, ये ठीक है, दोनों के आंसर ठीक हैं। आप इसको कह सकते हो कि देयर इज़ नो रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर वाज क्लोज्ड। कोई रीडिंग शो नहीं हो रही थी, इसका मतलब है कि ज़ीरो एरर नहीं है।
ये इसका बिल्कुल सिंपल सा वे है। अदरवाइज डिटेल करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप क्लोज करोगे तो जीरो ऑफ द मेन स्केल इज ज्वाइन विद द जीरो ऑफ द डॉटम लाइन, उसके लिए फिर आप उसके पार्ट्स की, जबकि पार्ट्स को उन्होंने तकरीबन ओ लेवल से भी निकाल दिया हुआ है और इसके ऊपर वो डिस्कशन नहीं करते। तो अब आप कह सकते हो व्हेन द माइक्रोमीटर इज क्लोज देयर वाज नो रीडिंग शोन ऑन द माइक्रोमीटर। यस लेकिन ये 1 मार्क का है तो हम सिर्फ ये लिखे ना कि कोई रीडिंग नहीं शो हो रही थी। हाँ, लेकिन कब नहीं शो हो रही थी ये बताना है ना आपने देखें वैसे खुला हुआ पड़ा, आप जाए ना लैब के अंदर उसको देखें, कोई वैसे ही ओपन पड़े होते हैं, कोई वैसे। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब उसको हम पूरा क्लोज कर लेते हैं तब कोई रीडिंग नहीं है। हाँ, अब नॉर्मली अगर नेगेटिव एरर है तो उसमें आपको पता है कि उसमें माइक्रोमीटर खुला हुआ होता है लेकिन जीरो शो कर रहा होता है बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव एरर। तो ये आपने यस प्लीज बोला सर। ये जो क्वेश्चन जिसके आपने नीचे लिखा है वो तो ये पूछ रहा है कि स्टेट व्हाट इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। चले ठीक है, मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया ना कि आप कैसे उसको डायमीटर फाइंड आउट करने के कर सकते हैं। आप इसको चीज़ें जब ऊपर नीचे हो रही थी ना, आपको पता मैं तो इस वक्त डार्क रूम में बैठा हूँ, आई हैव नो लाइट। अच्छा, स्टेट हाउ द इंस्ट्रूमेंट इज, इसको मिटा दे, हाउ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू मेजर व्हाट इंस्ट्रूमेंट, मैं इसको हाउ पढ़ रहा था। यूज सो हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का तरीका क्या है? Sir, by taking average. वो जो मैंने अभी रब किया है वो आप इधर लिख सकते हैं। टेक डायमीटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायर एंड देन टेक द एवरेज। ठीक है, ये अभी जो मैंने ऊपर रब किया है वो वही था कि आपने टेक, अब जब आप लिखोगे ना टेक डिफरेंट रीडिंग्स एंड देन टेक द एवरेज, इट मे गिव यू 1 मार्क। तो आपका इसके लिए सेवरल रीडिंग्स के लिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आप सेवरल रीडिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्शन ऑफ द वायर से लेंगे आप, ताकि पता चले। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भाई हम वायर लेते हैं, मैं अगर इसको 3 मार्क्स का कह दूं कि आपने डायमीटर लेना है इसमें, ये हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं जब हम यंग मॉडुलस पढ़ाते हैं आपको, तो उसके बीच में हम कहते हैं यूनिफॉर्म वायर लेते हैं ताकि उसके डिफरेंट पार्ट्स से जब हम रीडिंग लें और फिर एवरेज करें उसकी, तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम हो। ठीक है, अच्छा जी। ये क्वेश्चन मैंने आपके जो नोट्स भेजे उनमें था ये, तो इधर भी कवर कर लेते हैं इसको। मैंने आपकी एक प्रैक्टिकल की क्लास लेनी है आज नहीं, ठीक है, जिसके बीच में मैं प्रैक्टिकल से पहले आपको बता दूं कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम आज काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो कल हम प्रैक्टिकल के ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, आई डोंट वांट दैट कि 40-45 बच्चे को इंडिविजुअल जाके पास में उसको बता रहा हूँ। आई वांट टू जस्ट, मैंने जैसे पहले कहा था, क्लास में 5-10 बच्चों को ऐसे रेडी कर लिया जाएगा जिसको वो कर लेंगे, अच्छे एक्सपर्ट होंगे एंड दे डोंट नीड अ टीचर फॉर देयर असिस्टेंट। तो कल का लेक्चर उसके ऊपर बेस्ड करेगा, सम पार्ट ऑफ द लेक्चर। कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द, आपकी जो लाइफ में कॉम्पिटिशन्स हैं वो कॉलेज लेवल से शुरू हो जाते हैं। कौन जल्दी जैसे रिप्लाई कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इनिशिएटिव, दे आर शोइंग द करेज, कॉन्फिडेंस, दे आर मेकिंग देयर सेल्फ विजिबल। सो ये इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक टेक ओवर होना शुरू हो जाता है। सो डोंट अलाउ समवन एल्स कि वो हर दफ़ा वही बोले, आप भी बोलें। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो टेक ओवर हो रहा होता है और 2-3 साल यूनिवर्सिटी करते करते वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है और आप फिर उस कंपटीशन को अज्यूम ही नहीं करते कि मैं अब इसके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकता। तो यू ट्राई टू पुट योर इनपुट, हर बंदा इंडिविजुअली अपना इनपुट ज़रूर दे। कहते ये हमारे पास एक गेज है, इसको गेज को मुझे बताएं। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करने के लिए कह दूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करने के लिए कह दूँ तो आप कैसे इसको ड्रॉ करोगे? लीनियर करोगे या ये कर्व्ड बेस होगी? सर ये लीनियर लग रहा है क्योंकि हाँ, इसकी स्पेसिंग देखें आप, बिल्कुल बराबर चल रही है। तो आपकी जो भी इसकी क्वांटिटीज़ होंगी, मेरे ख्याल में वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल होगा और
एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। तो ये लीनियर चल रहा है, फाइन। अच्छा आगे चलते हैं, कहते हैं क्वार्टर फ्यूल है, उससे ज़रा ये आगे है चल रही है, इसको उसने एक ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। गेज को मैंने आपको पढ़ा था कि पढ़ाया था आपको कि गेज में सम टाइम ज़ीरो एरर जो है वो एक एडवांटेज होता है। ऐसे ही है कि जैसे रिजर्व में गाड़ी में रेड लाइट ऑन हो गई है, वो अपनी ज़ीरो मार्किंग के ऊपर आ गई है, बट इट हैज़ सम रिजर्व पेट्रोल इन इट। जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं दे नो दिस। कहते हैं द मीटर हैज़ एन एनालॉग स्केल। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मोस्टली जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं इस वक्त, उसमें डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं। और मज़े की आपको बात बताऊँ, जब आप इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चंस के ज़रिए आपको टेस्ट करते हैं, वो लेटेस्ट क्वेश्चंस के ज़रिए आपको टेस्ट करते हैं। तो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है डिजिटल और बाकी एब्सोल्यूट हो रही है, तो ये क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। आपको मॉडर्न पेपर्स के अंदर ऐसे सवाल एनालॉग स्केल्स वाले आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और ज़्यादातर डिजिटल आ रही होती हैं गाड़ियों के डैशबोर्ड के अंदर। बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या हाइब्रिड हैं, ये तो मोस्टली इनके मीटर्स डिजिटल्स हैं, नंबर शो हो रहे होते हैं खाली। कहता है मीटर रीडिंग अ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इन द टैंक इज शोन। आप ज़रा बताएं, ये वॉल्यूम पर लीटर है। इस वक्त जब फ्यूल एम्प्टी शो हो रहा है तो कितना वॉल्यूम शो हो रहा है? 5 लीटर्स। 5 लीटर्स में। और अगर गाड़ी एक पुरानी गाड़ी भी है वो 10 किलोमीटर्स जाती है, लेकिन अगर ये सिविक वगैरह पुरानी हैं जो 1.8 या बड़े इंजन्स वाली हैं, ये फिर 8-7 इतनी कर रही होती हैं। तो जब ये लाइट ऑन हो जाए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं तकरीबन 30 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स और आगे जा सकता हूँ, फिर मैं फंस जाऊँगा, ठीक है। तो अमूमन मोटरवे पे ये प्रिकॉशंस रखी जाती हैं कि पेट्रोल पंप से दूर होते हैं, तो आपको हर सूरत में फिर पेट्रोल के लिए रुकना है। द मीटर इज कैलिब्रेटेड फ्रैक्शन ऑफ द टैंक, उसके एम्पिटीनेस की वजह से है या नहीं, ये आपने देख लिया। कहता है कि the car uses 1 liter of fuel with traveling 14 kilometers. The car starts a journey with a full tank. Calculate the volume of the fuel remaining in the tank after 210 kilometer. 210 में वो कितना फ्यूल बर्न कर देगा, आपको रेशियो मेथड लगाना है। 1 liter 14 kilometer is for 1 liter, तो 210 kilometer will be, देखिए ये कितना आता है, 15 liters. 15 लीटर्स। अच्छा, कहता है रिमेनिंग कितना रह जाएगा। तो आपने पिछली पिक्चर में देखा होना कि वो कितना था, टोटल फ्यूल कितना था इसमें, 60। तो अब कितना रह जाएगा, 45। ये आपका रिप्लाई था इसमें। यूज योर आंसर टू डिटरमिन द चेंज इन द मीटर रीडिंग ड्यूरिंग 210। आप फ्रॉम फुल टू, आप फुल होगा तो फिर आप उसके बाद आपके पास 3/4 ही रह जाएगा, ऐसे ही है, क्योंकि 60 है ना, 60 में 15 लीटर 1 क्वार्टर हो जाता है। तो 1 क्वार्टर अगर आप बीच में से हटा दें तो आपके पास 3/4 आ जाएगा ऐसे। देयर इज अ सिस्टमेटिक एरर इन द मीटर। 60 liters तो फुल नहीं होता, फुल तो नहीं होगा। यूज योर आंसर डिटरमिन द चेंज इन द मीटर रीडिंग ड्यूरिंग 220। चेंज आया आपके पास 1 फ्रॉम फुल टू 3/4 तक गया ना आप। द चेंज इज 1, चेंज आपके पास 1 क्वार्टर आई है, 1/4 आई है। एम आई राइट? देखो आपके पास 60 लीटर्स हैं, 60 लीटर्स फुल है, 15 चला गया, 15 1 क्वार्टर था ना, 1/4 था। तो 1/4 आप निकाल दें तो 3/4 तक आप आ जाते हैं। 1/4 आपका
रिड्यूस, वो चेंज आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। जी अच्छा, कहते हैं स्टेट फीचर दैट इंडिकेट्स सर जी बोले। सर ये पार्ट 2 समझा दें जरा दोबारा। कहते हैं यूज आंसर टू वन, क्या आया आपके पास 15 लीटर्स, जी सर। ऐसा है। ठीक है। जी सर। कहते हैं चेंज इन मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग लीटर्स में नहीं आई गैस, जी सर नहीं है। वो क्वार्टर 3/4 ऐसे है। ठीक है। जी सर। तो फिर अगर 15 लीटर 60 में से चला जाए तो पीछे 45 रह जाएगा ना। जी सर। तो 45 आपका 3/4 होगा। क्या ख्याल है? जी सर इसी तरह। अब एम आई क्लियर ना? जी सर समझ आ रही। ठीक है। क्योंकि ऊपर जो मीटर गिवन है वो कैलिब्रेट हुआ था 1/4, 1/2, 3/4 ऐसे। Suggest why for this meter it is there is a systematic error. When the tank shows empty, it has some petrol. It shows some volume of petrol when it indicates empty tank. Why this meter is an advantage to have this systematic error? ये क्यों advantage है? कौन बताएगा? लिखना है, एक्सप्लेन तो मैंने किया हुआ। सर कैन यू रिपीट? कहता है ये जीरो एरर है। कहता है किस वजह से जीरो एरर है? कहते हैं जी हम जब एम्प्टी शो हो रहा है उस वक्त भी उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल मौजूद है। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इज फिर फिर फायदा नहीं होगा उसका। आहिस्ता बोले। पहले इसलिए चाहता है ताकि वो अगर उसको पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए गाड़ी। Yes, to reach up to the petrol pump, you can still drive the car with an empty tank due to the reserve, या वो reserve fuel है, anything that makes understandable. सर जी बोले। सर पार्ट 81 का आंसर 45 नहीं है। तो 3/4 वही बनता है ना। ये आप ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हो? जी सर उस ऊपर का मेरे ख्याल से 45 हो गया, 60 - 50। अगर रिमेनिंग है तो हाँ, जी सर, रिमेनिंग remaining 45। कुछ है। ये मैंने बाद में लिखा है जब स्क्रीन ऐसे थी, तो ये तो मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, ये 45 है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कन्वे करना है खाली कि ये पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों डाले गए थे? बेसिकली आपके एज के बच्चे जो हैं यूरोप में भी और यहाँ पर भी एट द एज ऑफ 18+ जब होना शुरू होते हैं तो उनकी जो फर्स्ट, जिस तरीके से आपके पहली खुशी होती है ना कि जी 13 में मैं टीनेजर बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ, इसी तरीके से जब आप 18 के होते हैं तो आप में एक और लैंडमार्क अचीव हो रहा होता है। नाउ आई कैन गो फॉर सम ड्राइविंग लेसन्स। तो आप ड्राइविंग लेसन्स लेना शुरू करते हैं, तो फिर ये आपकी वो इनकरेजमेंट के लिए ना कि ये देखो ऐसे जब आप गाड़ी शाड़ी में बैठा करोगे तो ये चीज़ें सारी आपने देखनी है। तो ये इज़ जस्ट लाइक दैट। ठीक सर है। आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज़ बोले। सर अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है और कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं था तो लाइक इज देयर चांस ऑफ एन एक्सप्लोजन? क्योंकि लाइक जब खत्म हो जाता है और फिर भी बंदा गाड़ी चलाए और फिर लाइक फ्रिक्शन की वजह से कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो सकती है? अच्छा, एक ऐसी तो बात ये है कि एक्सप्लोजन इज़ अ बिग वर्ड। ओके। हमारे ना कई दफ़ा मैंने इलेक्ट्रिसिटी में देखा है कि एक 1 सेल बैटरी है और बच्चे कहते हैं शॉर्ट सर्किट होता है तो सर जी ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक पावर सोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लिंक करते हैं कि एनर्जी उतनी ही कन्वर्ट होती है जितनी अवेलेबल है, neither created nor destroyed. If there is no petrol, this means energy is evaporated, energy is gone. तो एक्सप्लोजन में फिर क्या चीज़ कन्वर्ट होगी? एक्सप्लोजन उस वक्त होता है जब इसके बीच में है। गाड़ी में एक्सप्लोजन कब होता है? इफ़ द फायर रीचेस टू द पेट्रोल टैंक, पेट्रोल पाइप लीक हो रहा है और वो टायर के पास से लीक हो रहा है, फ्रिक्शन होती है, फ्लेम डेवलप हो जाता है। पेट्रोल डलवा रहे हैं, कुछ सिगरेट पी रहा है, तब हो सकता है। या देयर इज अ चांस कि कार की मशीनरी खराब हुई ना, अगर
का पेट्रोल लाइक खत्म हो गया और फिर भी बंदा गाड़ी चलाने की कोशिश करे? वही बेटा, वही तो मैं बात बता रहा हूँ ना कि पेट्रोल इज़ एन इनपुट एनर्जी। यस, अब इनपुट एनर्जी नहीं है तो आउटपुट कैसे जनरेट होगा? यस, यू शुड हैव सम। ये जो बाइक वाले भी वो मोटरसाइकिल को लटा के तो चिढ़ा रहे होते हैं कि जो पेट्रोल साइडों के ऊपर है वो भी किसी तरीके से उस होल में चला जाए और मैं किसी तरीके से स्टार्ट होके अक्रॉस द रोड चला जाऊं। ये अमूमन बाइकर्स करते हैं। तो अमूमन उसमें भी ऐसा नहीं है कि पेट्रोल उसके अंदर जा रहा होता है, वो बेसिकली ऐसा हो रहा होता है द पेट्रोल इज़ लिटिल बिट देयर बट देयर इज़ सम रस्ट, देयर इज़ सम डस्ट ऑन द होल। तो वो जब उसको शेक करते हैं तो वो डस्ट ज़रा सी डिस्प्लेस हो जाती है या रस्टिंग जो है थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है और पेट्रोल जो है वो उस नाली के अंदर जाना शुरू हो जाता है और मोटर बाइक जो है वो चल पड़ता है इसके बीच में। तो यू मस्ट हैव सम पेट्रोल टू इन ऑर्डर टू स्टार्ट और ड्राइव द कार, अदरवाइज एनर्जी कन्वर्जन नहीं है। जो ब्लास्ट वगैरह है, फ्रिक्शन वगैरह है, वो पेट्रोल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स। जब मोस्टली प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो सम टाइम द प्रोटेस्टर यूज़ पेट्रोल बम्स, छोटे छोटे। वो पेट्रोल बम्स क्या होते हैं? कपड़े के साथ पेट्रोल को गीला करके आग लगा के दूर फेंक दिया पत्थर में लपेट के, दैट इज़ कॉल्ड। तो जितनी अमाउंट होती है उसी हिसाब से उसका उतना, अगर आपके यहाँ हीट एनर्जी में जा रही है तो वो उतना ही चल सकता है। ठीक है, you can go for, if any talking about any generator blast, it must have a petrol। उस पास एनर्जी का कोई ऐसा बैकअप हो जो आगे उस ब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, जो फ्रिक्शन वगैरह है दैट हीट अप्स द वायर, दैट क्रिएट्स अ शॉर्ट सर्किट। अब गाड़ी के अंदर एक एनर्जी सोर्स पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरा एनर्जी सोर्स आपकी बैटरी पड़ी हुई है। वो जो आप एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो कि इफ़ देर आर सम हीट इन सम केसेस, डिपेंड्स अपॉन, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो उसमें अगर दो वायर्स आपस के अंदर ज्वाइन कर जाती हैं और वो ऐसी सर्किट में ऐसी जगह लोकेट हैं जो दैट क्रिएट्स अ बिग शॉर्ट सर्किट, तो पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका हुआ है लेकिन गाड़ी के अंदर एक दूसरा सोर्स मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द कार बैटरीज। एंड इफ़ यू आर गिविंग सम मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऑफ सम, जिसको आपने को थोड़ा सा पिक किया, तो मॉडर्न गाड़ीज आ रही हैं कार बैटरीज वाली, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। तो अगर वो बैटरी फट जाती है तो यस, गाड़ी एक जंप ले सकती है, एक उसका बोनट उड़ सकता है साइड पे। यस सर, मैंने सुना है कि गर्मियों में पेट्रोल फुल नहीं भरवाना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से भी एक्सप्लोजन हो सकती है। अच्छा, मेरी इसके ऊपर थ्योरी डिफरेंट है। मैंने अपनी फेसबुक पे बहुत नीचे मेरे अकाउंट पे जाए ना तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल डाली हुई है। वो ये है कि अगर आप पेट्रोल टैंक के अंदर स्पेस रखेंगे, दैट स्पेस विल बी ऑक्युपाइड बाय द गैस। और वो वैसे तो वेरी रेयर चांस होता है लेकिन वो ये ऐसा कर सकते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल जो है वो ऊपर रख रहे हैं, यानी इसके बीच में उसको फुल रख रहे हैं, तो फिर वो गैस ऑक्युपाई नहीं कर सकती। हाँ, एक बात होती है, देखें, देयर आर सम प्रोटेक्शंस। आप ना भी प्रोटेक्शंस लें तो कंपनीज ने अपनी अप्लायंस ऐसी डिज़ाइन की होती हैं, जैसे एक पेट्रोल स्टेशन वाला अपनी प्रोटेक्शन ले रहा है, गाड़ी वाले ने अपनी, मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्रोटेक्शंस ली हुई हैं, दोनों की प्रोटेक्शंस मिल के आप सेफ एंड साउंड रह रहे होते हैं। तो जो आपका टैंक है, अमूमन लोग इसको जब टैंक फुल कराते हैं, ये बॉयज़ भी ज़रा गौर से सुन लें आप, गर्ल्स भी जो ड्राइव करती हैं, जब भी आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएं तो गो और यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। वैसे तो अमूमन पॉकेट मनी से पेट्रोल फुल कराना भी बड़ी अजीब सी बात होती है, तो आप उनसे ना करें कि जी ऑटो फुल किया करें। ऑटो फुल के ऊपर वो उसको कट लगा देता है और आपकी जो है पेट्रोल मशीन ऑफ हो जाती है और उसके अंदर कुछ स्पेस रहती है। लोग अमूमन ऐसे करते हैं और उन्होंने पेट्रोल बॉय को भी यूज टू कर दिया हुआ है, और भर दो। अब और भरते भरते जब तक कि उसके बबल्स विजिबल नहीं हो जाते, टैंक में से नजर आने नहीं शुरू। अच्छा सर, सही आ रही है। अच्छा, चले ठीक है, मैं इसको कहता हूँ हेल्दी डिस्कशन में लेक्चर है। देखिए, मैं आहिस्ता बोलता हूँ उसमें।
तो जब तक कि पेट्रोल के बबल विजिबल नहीं होते उस टैंक में से जिसको वो देख रहा होता है, वो उसको फुल करते जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि टैंक जब फिर शेक होगा तो फिर उसमें, तो जो आप बात कर रही हैं, यस अपार्टली यस, कि पेट्रोल टैंक के अंदर ये प्रोविज़न होती है कि आप उसको फुल ना करें, ऑटो फुल करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ऑटो फुल के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। जब आप उसको फुल कर देते हैं तो आप बेसिकली वो जो स्पेस ऑक्यूपाई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3800 का पेट्रोल डलवाया, टैंक फुल हो गया, तो आप कहेंगे यार राउंड ऑफ कर दो, 4000 तक कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें फिर वो 2 लीटर के आसपास पेट्रोल चला जाता है। 2 लीटर आप समझ लें कि ये जो आपकी 2 लीटर की कोक की बॉटल है, इतना वॉल्यूम है वो, ठीक है, और नॉल में इसी। सो दिस इज़ डेंजरस, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन येस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट टेम्परेचर, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी खड़ी भी मेल्ट हो जाती हैं, उनके बोनेट्स वगैरह, तो ये इनकी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन स्पेस वो वाली है, ये वाली है इसके बीच में। लेकिन आप ये नहीं है आपकी कि आवाज़ नहीं सही आ रही। दिस इज द प्रॉब्लम विद एवरीवन। नो सर। अच्छा हाँ, सर, आ रही है सर। अच्छा, ऐसा है, ये कौन बच्चा बात कर रहा था अभी? बेटा नाम बोलोगे अपना? आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। जी सर, शलाल। शलाल ऐसा है कि आपको पता है ना